डेमोक्रेसी का मतलब क्या सिर्फ वोट देना होता है? सोचो, अगर तुम्हारे स्कूल में इलेक्शंस होने वाले हैं टू सेलेक्ट हेड बॉय और हेड गर्ल को चूज करने के लिए, और तुम जाके वोट करते हो, उसका रिजल्ट भी आता है, लेकिन अगले दिन क्या होता है कि प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि तुम सबने वोट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, लेकिन जो हेड बॉय है उसका सिलेक्शन तो जो है या उसका अपॉइंटमेंट तो जो है वो मैं ही करूंगा। तो तुम्हें उस वक्त कैसा लगेगा? क्योंकि तुमने तो वोट किया है, तुमने सब कुछ किया है, बाकी बच्चों ने भी वोट किया है। तो क्या तुम कह सकते हो कि ये डेमोक्रेसी है, या फिर ये केवल दिखावा है डेमोक्रेसी का? राइट। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो चैप्टर है आज का, हम उसको पढ़ेंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जो कि आपके क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। राइट। तो आप देखो, आज जो दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो खुद को डेमोक्रेटिक कहती हैं। हर जगह इलेक्शंस हो रहे हैं और हर लीडर जो है हर दुनिया में वो बोलता है कि मैं लोगों के लिए हूं और उनके लिए काम करता हूं। पर क्या हर कंट्री जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या वो सच में डेमोक्रेटिक हैं? तो इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग समझेंगे, जानेंगे कि कौन से फीचर्स डेमोक्रेसी को स्पेशल बनाते हैं। राइट। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, और ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, लाइफ के हर एरिया में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसकी सिंपल डेफिनेशन को देखेंगे, प्लस व्हाई दैट इज नॉट इनफ। उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर आप पढ़ोगे 4 ऐसे पिलर्स जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है, जहां पे लोग इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेस्ट क्यों मानते हैं वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस नहीं, एक जीने का तरीका भी है। तो ये समझ लो कि ये जो चैप्टर है ना, कि केवल ये बोरिंग थ्योरी नहीं है, ये आपके लिए ये एक रियल लाइफ डिस्कशन होने वाला है, जहां तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा गांव, ये सब डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स बन सकते हैं। तो गेट रेडी, क्योंकि ये सिर्फ एक सिविक्स का चैप्टर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक सिटीजन बनने की ट्रेनिंग है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो इसको एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लो रवि नाम का लड़का है, एक गांव में रहता है, और उसके स्कूल में एक दिन टीचर बोलती है, कल हम वोट से डिसाइड करेंगे कि हम फैन लगवाएं या प्रोजेक्टर लगवाएं, ये 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, वोटिंग होती है उसके लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वोट करते हैं कि भैया हमको फैन चाहिए। नेक्स्ट डे टीचर आती है और बोलती है, मैंने तो ऑलरेडी कब वोट डिसाइड कर लिया है। अब सब सारे के सारे स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हम सबने वोट किया सबसे, लेकिन हमसे पूछा, मतलब अगर आपको वही करना था तो हमसे पूछा ही क्यों? तो ये जो है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है। तो रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या? तो लोग जो है वो अक्सर क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं बस वही डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने वोट दे दिया या फिर आपने इलेक्शन हो गया कहीं पर, वो नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपको डेमोक्रेसी को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, डेमोक्रेसी को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो आप कैसे करोगे? तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये कहां से ओरिजिन होता है? इसका ग्रीक ओरिजिन है, इसको नोट डाउन करना कि ये ग्रीक ओरिजिन से आता है। ठीक है। जहां पर डेमोस, ठीक है, डेमोस होता है। डेमोस क्या होता है? ये जो डेमोक्रेसी है इसमें ये आता है, ये डेमोस जिसका मतलब होता है लोग। ठीक है। डेमोस जिसका मतलब होता है लोग। ठीक है। इसके बाद आता है क्रेशिया। क्रेशिया मतलब क्या? ये जो है ये क्रेशिया, क्रेशिया इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है पावर। इसका मतलब क्या होता है? रूल डेमोक्रेसी, मतलब कि इसका मतलब होता है रूल, इसका मतलब होता है, क्रेशिया का मतलब होता है रूल, और इसका मतलब होता है लोग। डेमोस का मतलब होता है लोग, मतलब लोग रूल। इसको कंबाइन करोगे तो क्या होगा? आपको मिलेगा लोगों का राज। तो डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है वो होता है पीपल्स रूल। ठीक है। ये असली मतलब है डेमोक्रेसी का। ठीक है, लोगों का राज। लेकिन आप अगर लिंगॉट मैडम की बात सुनोगे, जो कि आपको इन चैप्टर के अंदर आपके हैं, वो कहती हैं
कि सिर्फ वर्ड का ओरिजिन जानना काफी नहीं है। ऐसा क्यों कहती हैं? वो इसलिए कि वो बताती हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर पहले सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए होता था, लेकिन आज अगर आप कंप्यूटर को देखोगे तो वो क्या करता है, वो सब कुछ कर लेता है। तो उसी तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो भी इवॉल्व हो चुका है। तो फिर वही सवाल, तो आखिर डेमोक्रेसी है क्या? तो उसका सबसे सिंपल डेफिनेशन जो है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब सुन के तो आसान लग रहा होगा, लेकिन भैया प्रॉब्लम ये है कि हर डिक्टेटरशिप ये भी खुद को डेमोक्रेसी कहना चाहती है, बस इलेक्शन करवा लिए और नाम रख दिया डेमोक्रेसी। अब अगर आपको जानना है इसके बारे में तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जहां से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से क्या डेमोक्रेसी है, क्या डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो देखो, अब एक कंट्री है म्यांमार, वहां पर इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पे इलेक्शंस जो होते हैं वो नहीं होते हैं। वहां पर मिलिट्री कूप है, मतलब कि वहां की जो, आप इसको आसान भाषा में समझना है तो वहां की जो आर्मी है उसने कूप कर रखा है। ठीक है, वहां के रूलर्स कौन? वहां के रूलर्स आर्मी जनरल्स। इसका मतलब कि वहां पे इलेक्टेड लीडर्स जो हैं, इलेक्टेड लीडर्स ये वहां पर नहीं है, इलेक्टेड लीडर्स नहीं है। तो क्या ये एक डेमोक्रेसी है? तो ये एक डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो म्यांमार नहीं है। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया में क्या इलेक्शंस होते हैं? दूसरी एक और कंट्री, तो सऊदी अरेबिया में इलेक्शन नहीं होता, नो इलेक्शन, यहां पर इलेक्शन नहीं है। तो यहां पे कौन गवर्न कर रहा है, कौन रूलर है? तो यहां पे जो रूलर है वो है रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली। ठीक है, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये भी एक डेमोक्रेसी नहीं है। अब बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की। तो क्या इंडिया एक डेमोक्रेसी है? तो इंडिया में क्या इलेक्शंस होते हैं? इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। आंसर इज यस, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट करते हैं। और यहां पे रूल हमको कौन करता है, या फिर आप बोलो कि हमको गवर्न कौन करता है? कौन करता है गवर्न? जो जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपने भेजे हैं पार्लियामेंट के अंदर वो गवर्न करते हैं, राइट? तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कौन कौन हो सकता है आपके, वो पीएम होते हैं, आपके सीएम होते हैं जब स्टेट की बात करते हो, और अगर आप लोकल लेवल की बात करते हो तो वहां पर आपका जो पंचायत होता है वो गवर्न करता है आपको। और ये सब चुने जाते हैं, ना कि खुद अपॉइंट करते हैं, राइट? तो क्या ये डेमोक्रेसी है? तो बिल्कुल है, दिस इज ऑल्सो यस, ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है आपको जानना कि डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों से वोट लेना नहीं है, उनके दिए गए वोट का रिस्पेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके वोट को कि हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से बस वोटिंग जो है वो एक कंट्री को डेमोक्रेटिक नहीं बनाती है। ठीक है, तो जो दूसरा है, जैसा आपको बताया था, अब हम देखते हैं फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के। तो हम रवि के पास फिर से चलते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल जो शुरू में बताया था आपको उसके पास फिर से चलते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि स्कूल में हेड बॉय जो है उसका इलेक्शन हुआ और सब स्टूडेंट्स ने मिलकर उन्होंने अमित को ऐसा हेड बॉय सेलेक्ट किया, लेकिन प्रिंसिपल आते हैं और वो कहते हैं नेक्स्ट डे नोटिस लगा दिया कि मैं हेड बॉय वरुण को बनाता हूं क्योंकि वो मेरी कोचिंग जाता है। तो रवि सोचता है हमने वोट किया था अमित को, ठीक है, लेकिन बना कौन? वरुण बन गया। तो कैसे बन गया? यही होता है जब डेमोक्रेसी के फीचर्स सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हो और असली में लोगों की कोई पावर हो ही ना। तो ये चार फीचर्स डेमोक्रेसी के क्या क्या हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है मेजर डिसीजंस जो है लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, वो इलेक्टेड लीडर्स मेजर डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो पाकिस्तान जो था अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ, वो उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी, ठीक है, क्योंकि 1999 में वहां पे जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने क्या किया? मिलिट्री कूप किया और 2002 में रेफरेंडम भी करवाया, बट वो अनफेयर तरीके से था क्योंकि पावर जो थी उनके आर्मी के पास थी, ना कि पार्लियामेंट के पास थी, ना कि, और लोगों ने तो वोट किया नहीं था। डिसीजंस किसका था? डिसीजंस आर्मी ले रही थी।
तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुई, राइट। अब आगे आप एक और रवि की कहानी समझो। तो आप समझो कि जो रवि का गांव है वहां का सरपंच इलेक्ट होना है, ठीक है, लेकिन जो रियल डिसीजन है वो गांव का सरपंच नहीं ले रहा है, गांव का जो बिल्डर है, एक बहुत बड़ा बिल्डर, अब मान लो कोई विनोद भैया है, वो ले रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो होता है कि इलेक्टेड लीडर्स तो हैं लेकिन डिसीजन कोई और ले रहा है। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो आपके इलेक्टेड लीडर्स होने चाहिए लेकिन जो पावर है वो भी उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, फर्स्ट फीचर ये है कि आपने जिनको इलेक्ट किया है उनके पास पावर होनी चाहिए आपको गवर्न करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपने उनको इलेक्ट किया लेकिन पावर जो है वो किसी और के पास है, जैसा हमने देखा कि किस तरीके से जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मिलिट्री कूप किया और उसके बाद अनफेयर तरीके से रेफरेंडम को पास किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज जो है वो समझते हैं, दूसरा फीचर डेमोक्रेसी का क्या, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसका मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, राइट। अब आप इसको समझो, चाइना वहां पर जो है इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और वहां पे हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पर हर 5 साल में होता क्या है कि बस कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके कैंडिडेट्स जो है वो कॉन्टेस्ट करते हैं, वो लड़ते हैं और वो जीतते हैं। तो वहां पर कोई रियल चॉइस नहीं है लोगों के पास किसी और को इलेक्ट करने की, अगर वो चाहें तो भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो दूसरा एग्जांपल है वो मेक्सिको का है, बिफोर 2000, जहां पर जो वहां की पीआरआई पार्टी थी उसने 70 साल तक वो इलेक्शन जीतती रह गई। और कैसे जीती, मीडिया को कंट्रोल करके, पोलिंग बूथ को कंट्रोल करके, बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करके वो इलेक्शन जीतती रह गई। मतलब इलेक्शन फेयर नहीं था दूसरों के लिए, ठीक है। तो जो अब फिर से एक बार आप देखो कि रवि की कहानी देखते हैं। तो रवि का जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां का जो इलेक्शन हो रहा है वहां पर उसके एक ही कोई अंकल हैं जो इलेक्शन जीत रहे हैं, ठीक है। रवि के एक ही अंकल जो हैं वो इलेक्शन जीत रहे हैं, बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं। तो उससे क्या हो, और वो कैसे इलेक्शन जीत रहे हैं, वो आते हैं, वो मिठाई बांटते हैं और लोग उनको इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि जब भी कोई भी इलेक्शन अगर स्क्रिप्टेड है, ठीक है, और लोगों के पास कोई रियल चॉइस नहीं है और इलेक्शन आपका पैसों से डिसाइड हो रहा है, फोर्स से डिसाइड हो रहा है, तो आप ये कहोगे कि वो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के आइडियल्स को फंक्शन नहीं, डेमोक्रेसी जो है उसके आइडियल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है, राइट। तो जैसा आपको बताया मैंने पहले भी कि किस तरीके से चाइना का एग्जांपल दिया जहां पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं, इलेक्शंस अगर हैं तो इसका आंसर है यस, लेकिन क्या रियल चॉइस है, तो उसका चॉइस तो नहीं है, क्योंकि वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो आते हैं और बार बार वही इलेक्शन लड़ते हैं और वही इलेक्शन जीतते हैं, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। तो लूजिंग पार्टी के पास कोई चांस ही नहीं है, जो गवर्न कर रही है वहां पे, जो रूल कर रही है, कि वो इलेक्शन हार जाए। तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी बोलोगे, डेमोक्रेसी नहीं बोलोगे। अब ध्यान से देखना, आपको पहले बताया था मैंने कि केवल वोट देना एक कंट्री के अंदर वो ये डिसाइड नहीं करता है कि आप डेमोक्रेसी हो। तो आप समझो इस बात को कि इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि रियल चॉइस नहीं है लोगों के पास और क्योंकि वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शंस नहीं हार सकती, इसलिए वो चाइना जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरीके से मेक्सिको की जब हम बात करते हैं 2000 साल, सन 2000 के पहले से, तो वहां पर भी इलेक्शंस हो रहे थे और जो आपकी बात की पीआरपी पार्टी वहां पे इलेक्शंस जो है वो जीत रही थी बार बार। कैसे जीत रही थी, वो ऐसे जीत रही थी कि वो मीडिया को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, मीडिया का कंट्रोल था और अपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनाकर रख रही थी, सब कुछ कर रही थी और अनफेयर मीन्स का यूज कर रही थी बार बार, जिसके कारण लोगों के पास कोई रियल चॉइस जो है वो नहीं थी। और इसका मतलब ये कि जो रूलिंग पार्टी थी वहां पे वो कभी भी इलेक्शंस हार ही नहीं सकती थी, कैन नॉट लूज, ठीक है। तो क्या वो डेमोक्रेसी है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। अब अगर आप इंडिया का एग्जांपल लेते हो, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, अगर आप इंडिया का एग्जांपल लेते हो, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में रियल चॉइस है लोगों के पास क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, राइट। रूलिंग पार्टी जो होती है वो अगले इलेक्शन को हार सकती है और दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ सकती है। तो इसलिए इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर आप बात करें थर्ड फीचर की डेमोक्रेसी के,
तो उसका मतलब वो क्या है, वो है कि एक पर्सन, उसका एक वोट और एक वैल्यू। ठीक है, तो जब आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो वहां पर जो वहां की औरतें थी उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे 2015 तक। ठीक है, उसी तरीके से जब आप फीजी की बात करते हो तो जो इंडिजिनस फीजियंस थे उनके वोट की वैल्यू ज्यादा थी कंपेयर टू जो इंडियन फीजियंस हैं। तो जब वोट की वैल्यू अलग हो तो इक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर टूट जाती है। ठीक है, अब आप फिर से रवि के पास चलते हैं और उसके फैमिली के ऊपर देखते हैं एक बार। तो रवि के जो पापा हैं, हाँ, अपने फैमिली डिस्कशन में बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं इसलिए जो मेरा वोट है वो डबल काउंट होगा। तो जो रवि की मम्मी है वो गुस्से में आती है और बोलती है कि ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप। तो रियल डेमोक्रेसी जो है वो होती है जहां पे हर इंसान का जो वोट है वो बराबर काउंट हो। इसका मतलब कि आप एक हो तो आपका वोट भी एक ही बार काउंट होगा और सबको इक्वल वोटिंग राइट्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी का जो चौथा फीचर है वो क्या है, वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, कानून होना चाहिए और साथ साथ वहां पे जो राइट्स हैं उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जिम्बाब्वे जो है अंडर रॉबर्ट मुगाबे वहां पे इलेक्शंस हुए थे, लेकिन ऑपोजिशन पे अटैक हुआ था, मीडिया को सेंसर किया गया था, कोर्ट प्रेशर्स में थे और प्रेसिडेंट की जो पावर थी उसको इलीगली बढ़ाया गया था। तो डेमोक्रेसी के अंदर वोट जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन गया था, रियल राइट जो थे वो छिन गए थे। ठीक है, तो फिर से इसको समझने के लिए आप फिर से रवि की कहानी को देख सकते हो कि किस तरीके से जो रवि है वहां पे क्लास मॉनिटर के इलेक्शंस हुए थे और जो न्यू मॉनिटर आया वो कहता है कि अब किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो रवि कहता है कि तुम सेलेक्ट हुए हो, तुम डिक्टेटर नहीं हो, तुमको सेलेक्ट किया गया है, तुम खुद नहीं आके कुछ भी बोल सकते हो। तो डेमोक्रेसी जो है इसका मतलब है क्वेश्चंस। डेमोक्रेसी इज इक्वल टू क्वेश्चंस, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू राइट्स का ऑनर। ठीक है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि 4 की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी फीचर नंबर 1, डेमोक्रेसी में क्या है, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो मेजर डिसीजन लेते हैं, ना कि कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेता है। तो इसका रूलर्स जो है आपके, या फिर आप इसको समझो जो आपको गवर्न कर रहा है, उनको रियल पावर्स मिले, उनके पास रियल पावर्स मिले। और अगर उनके पास पावर ना हो तो पावर किसी और के पास चली जाती है, राइट। अच्छा, उसके बाद सेकंड फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चाइना की तरह नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ मैक्सिको की तरह नहीं होना चाहिए, जहां पर इलेक्शन पे किसी मतलब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो रियल चॉइस और कंपटीशन हो तो ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और तो ही वो डेमोक्रेसी होगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है ये चीज तो फेक इलेक्शंस मत करवाओ। फेक इलेक्शंस में आपने चाइना का एग्जांपल देखा जहां पर पार्टी के पास कोई पावर ही नहीं थी, सॉरी नॉट पार्टी, लोगों के पास कोई पावर ही नहीं थी। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब सबका वोट बराबर काउंट हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होती है, मतलब किसी का एक्स्ट्रा, किसी का जो वोट है वो एक्स्ट्रा काउंट होता है, किसी का कम काउंट होता है, जैसा कि हमने फिजिक्स का आपको बताया। इसके बाद रूल ऑफ लॉ एंड राइट्स होने चाहिए डेमोक्रेसी में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स जो हैं उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो डिक्टेटरशिप डिस्गाइज फॉर्म में काम करती है। ठीक है, चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों, आखिर क्यों डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार फिर से रवि की कहानी जानना जरूरी है और रवि की कहानी के थ्रू समझो कि रवि के घर में सब डिनर पे बैठे हैं और न्यूज देख रहे हैं और टीवी पे किसी लीडर का भाषण चल रहा होता है और रवि फिर अंकल बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है ये सिस्टम बेकार है, क्योंकि हर 5 साल में एक नया लीडर
आता है, करप्शन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए जो सब कुछ कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये रवि के जो अंकल हैं, रवि के चाचा जी हैं, वो आके कहते हैं। लेकिन रवि की माँ वो थोड़ी समझदार है, तो वो कहती हैं कि अगर बताओ, अगर वो डिक्टेटर गलत निकला तो क्या होगा, फिर उसको कौन बदलेगा। और छोटी बहन फिर जो रवि की है वो बोलती है कि डेमोक्रेसी जो है वो बोरिंग हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी सेफ है। तो डेमोक्रेसी क्यों? तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो है कुछ कॉमन आर्गुमेंट्स हैं, उन आर्गुमेंट्स को जो है वो हम एक बार देखते हैं, और फिर हम आगे जब चलेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी के फॉर में क्या आर्गुमेंट्स हैं। अभी अगेंस्ट वाले आर्गुमेंट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्शन, जैसे कि रवि के जो चाचा है उन्होंने बोला कि भैया लीडर्स हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है उनके हिसाब से। ठीक है, फिर पावर प्ले एंड पॉलिटिक्स, मतलब कि नेतागिरी ज्यादा होती है, मोरालिटी कम होती है, कि कोई मतलब मोरालिटी है ही नहीं, है ना। इसके बाद फिर बैड डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब होता क्या है कि हर जो भी इलेक्टेड लीडर है आपका, वो हर कोई समझदार तो होता नहीं है, तो उससे क्या होता है, हो सकता है ऐसा बहुत बार कि वो गलत डिसीजन ले ले। ठीक है, जिसको आपने इलेक्ट किया है। उसके बाद करप्शन ड्यू टू इलेक्शन, मतलब हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आप देखते हो कि अपने रूल को कायम रखने के लिए, कुछ करने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज होता है, पैसा और पावर का मिसयूज होता है। ठीक है, जनता का पता कि क्या सही है, इलिटरेट लोग भी डिसाइड करते हैं। अब ये भी होता है यहां पर कि भैया कुछ लोग जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं वो बोलते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए, मतलब उनको वोटिंग राइट से हटा दो। इलिटरेट लोग जो जो नहीं पढ़ सकते, जो नहीं लिख सकते, जिनके पास समझदारी नहीं है, जो क्रिटिक्स हैं डेमोक्रेसी के, वो बोलते हैं कि इलिटरेट लोगों के पास ये चॉइस नहीं होनी चाहिए डिसाइड करने की। तो क्या ये सही है? सोचने वाली बात है, इस पे आप खुद विचार करना, खुद इसको सोचना। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के पास जो है इन सभी सवालों के जवाब हैं। ठीक है, तो वो आर्गुमेंट्स जो हैं क्या हैं इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। पहला आर्गुमेंट जो है डेमोक्रेसी के फेवर में वो ये कि आप किसी भी गवर्नमेंट को चुनते हो, जिस भी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हो, जिस भी लीडर को सिलेक्ट करते हो, वो आपके लिए अकाउंटेबल है। इसको एक एग्जांपल के अगर तरह समझें तो चाइना के अंदर 1958 से 1961 तक, 1958 टू 1961 के बीच में वहां पर भयानक जो है फेमाइन था। ठीक है, और वहां पे 3 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन आप उसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में मुश्किल होती है, डेमोक्रेसी है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट आपके अकाउंटेबल है आपके प्रति, तो जो मीडिया है वो सवाल उठा सकती है, जो ऑपोजिशन है वो प्रेशर बनाया जा सकता है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सकती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो पब्लिक के प्रेशर में आती है। इसका मतलब वो अकाउंटेबल होती है पब्लिक के प्रति। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि बेटर डिसीजन मेकिंग होता है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्कशन होता है, मल्टीपल लोग आइडियाज रखते हैं, गलत डिसीजन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसके पहले काफी ज्यादा विचार विमर्श किया जाता है, और अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, और उसके बाद कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाता है। तो अगर आप फिर से एक बात रवि की कहानी अगर समझें, तो अगर आप रवि के स्कूल में जो टीचर है, हर टीचर मिलके डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एक लौता प्रिंसिपल डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो जब मिस्टेक होती है तो कोई ना कोई उसको जब डिस्कशन कर रहा होता है उसके स्कूल में, तो उस चीज को पकड़ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका समझो, इस तरीके से आप याद रखो कि इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो जरूरी है। उसके बाद डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो जाता है। इंडिया जैसा कंट्री में जहां पे काफी रिलीजन है, काफी अलग अलग कास्ट के लोग हैं, काफी लैंग्वेजेस हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफी ज्यादा हो सकता है वायलेंस हो, बाकी चीजें हो, तो डेमोक्रेसी इन सभी को पीसफुली मैनेज करती है।
हर ग्रुप को अपनी आवाज उठाने का, अपना मुद्दा रखने का हक मिलता है। अब आप सोचो, क्या ये चीज पॉसिबल है इन अ डिक्टेटरशिप, जहां पे एक पावरफुल ग्रुप है और मतलब सबको डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो डेमोक्रेसी में सबकी आवाज होना इंपॉर्टेंट है, सबकी आवाज उठाई जाती है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको डेमोक्रेसी करके देता है वो ये है कि हर इंसान के पास, सिटीजन्स के पास जो है डिग्निटी है। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया कि वोट देने का इक्वल राइट है, बोलने का हक है, प्रोटेस्ट करने का हक है, सबका स्पेस आपको मिलता है, ठीक है। तो इसको अगेन अगर आपको जाना है तो फिर से जो रवि, जिस रवि की हमने बात की थी शुरू में क्लास के, उसी रवि की कहानी, कि अगर रवि के स्कूल में पहले सिर्फ टॉप 3 रैंकर्स जो थे उनको ही स्कूल का कैप्टन बनने का मौका मिलता था, लेकिन अब जो है सबको चांस मिलता है। तो इस पे जो है रवि कहता है कि अब मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ हूं। तो ये पावर होता है ऑफ डिग्निटी डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। अच्छा, पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये कि डेमोक्रेसी आपको क्या करती है, डेमोक्रेसी आपको अपनी मिस्टेक को सुधारने का मौका देती है। तो अगर आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो और वहां पर क्या होता है, अगर आपने किसी ने कोई गलती कर दी तो क्या हो सकता है, वहां पर उसको हटाना मुश्किल है डिक्टेटर को, उसकी गलती करने के बाद भी। वहां की जो मीडिया है वो भी चुप रहेगी, ठीक है, वहां पे आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाओगे। लेकिन डेमोक्रेसी अगर जो है, वहां पर प्रोटेस्ट करना जो है लीगल है, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं है, तो आप उनको नेक्स्ट इलेक्शंस में बदलाव भी ला सकते हो अपने वोट के थ्रू, ठीक है। उसके साथ साथ और उसमें आपकी ऑब्वियसली जो मीडिया आपकी है, वो आपकी मीडिया हेल्प कर सकता है उस चीज में, राइट, कि गवर्नमेंट की जो भी गलतियां हैं उनको हाईलाइट करता है। तो आखिर डेमोक्रेसी जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर डेमोक्रेसी बेटर क्यों है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो आपको, आपकी जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल करती है, ठीक है। मतलब कि लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो उस प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजंस को जो है वो चेंज कर सकती है या फिर लोगों के हित में काम कर सकती है। हमने देखा इंडिया और चाइना का एग्जांपल फेमाइन का, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी का, वो ये कि आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि जब आप डिस्कशन करते हो अलग अलग ग्रुप के साथ बैठ करके, उससे क्या होता है कि जो गलती के चांसेस हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर मान लो अगर छोटे लेवल पे भी है, तो जब आप टीम की मीटिंग करते हो साथ में, तो आप सबको वॉइस देते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग होता है। मतलब कि जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, या फिर वो आपका लैंग्वेज का कोई भी इशू हो, तो आप साथ में बैठोगे और सबकी बात सुनोगे, ठीक है, और आप उस इशू को, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी है ऐसी, राइट। फिर चौथा इंपॉर्टेंट जो फीचर डेमोक्रेसी का है वो है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। मतलब कि एक डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो माइनॉरिटी में आते हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है, या फिर अगर आप एक वुमेन हो तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है, या फिर मान लो अगर आप वुमेन हो या फिर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा, या आपको वोटिंग राइट मिलेगा ही नहीं। सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर, और इसीलिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी अगर है तो वहां पर आपको, वहां पे मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए आपको डेमोक्रेसी चॉइस देता है, ठीक है। इसका मतलब ये, मान लो कि आपने किसी गलत लीडर को इलेक्ट किया और फिर वो, आपने किसी लीडर को इलेक्ट किया और फिर वो गलत निकले, मतलब कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस करे या दूसरी चीजें करे, तो आप उस लीडर को अगले नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो निकाल सकते हो। और इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है, आप इसमें डेमोक्रेसी, क्योंकि प्रोटेस्ट लीगल होते हैं,
क्योंकि मीडिया फ्री होता है, तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं उनको नेक्स्ट इलेक्शंस में हटाने के लिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये जो फीचर्स हैं 5, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज हैं जिस पे डेमोक्रेसी जो है वो चलती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी बस इतना ही नहीं है कि अपने लीडर चुना या फिर आप कैसे रह रहे हो वगैरह वगैरह, एक ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो अगेन उसको आप समझो रवि के एग्जांपल से। तो जो रवि है वो जाता है और एक दिन अपनी बहन से कहता है कि यार बहन बताओ यार, डेमोक्रेसी में ना जो सिर्फ क्या पीएम को वोट देना सही है या फिर अपने लीडर के लिए वोट देना वहीं तक डेमोक्रेसी लिमिटेड है। तो जो उनकी बहन है ऋतु, वो आती है और कहती है कि नहीं, डेमोक्रेसी तो घर से शुरू होती है। और वो कैसे शुरू होती है? जब मम्मी सबकी सुन के डिसाइड करती है कि संडे को पिकनिक पे जाना है या नहीं जाना है, वो डेमोक्रेसी है, वो भी डेमोक्रेसी है। तो इस चीज को सुन करके रवि जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है कि क्या मम्मी पीएम है? तो नहीं, मम्मी तो उसकी पीएम नहीं है। तो इजी वे में अगर आपको समझना है ये, तो डेमोक्रेसी जो है इसका ये सिर्फ मतलब नहीं है कि वो सरकार तक लिमिटेड है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है ये एक सोच है, ये एक आइडिया है, आप जिसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम डेमोक्रेसी को अब तक बस एक सरकारी नजरिए से देख रहे थे, एक सरकारी सिस्टम के रूप में देख रहे थे, पढ़ रहे थे। आप देख रहे थे कि रूलर्स इलेक्ट हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ है, राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करना है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है केवल इतना ही नहीं है, ये एक वैल्यू है, ये एक डिसीजन लेने का जो है वो तरीका है, ठीक है। ये एक डिसीजन लेने का तरीका है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको समझना है तो आप इसको कैसे समझोगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को समझने के लिए? तो फैमिली में सबकी सुन के डिसीजन लेना, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया, वो डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको इक्वल बोलने का चांस मिला, ठीक है। तो ये आपके घर से, आपके होम से शुरू हो गया डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद क्लास में सिर्फ टीचर ही बोले, कोई क्वेश्चन ना पूछ सके, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इक्वालिटी नहीं है ओपिनियन में। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो और केवल टीचर सारी बातें कर रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो डेमोक्रेटिक नहीं है। वहां पे स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि स्टूडेंट्स भी अपनी राय रख सके। अगर स्टूडेंट्स अपनी राय रखता है, टीचर उस ओपिनियन को कंसीडर करता है और उस पर डिस्कशन होता है, तो वो फिर आप कह सकते हो कि वो डेमोक्रेसी जो है वो है। फिर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है, अगर वहां पे केवल एक ही लीडर सारे डिसीजंस लेता है, तो वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एक ही पर्सन का राज चल रहा है, राइट। और वहां पे कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है किसी के साथ, राइट। तो हाँ, अगर आप इसको देखो, जैसे हमने उसकी बात की, टीचर वाली बात की, तो मान लो अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, तो उसमें हमने देखा किस तरीके से डेमोक्रेसी, मतलब जो है टीचर्स की बात करें तो अब टीचर अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है, सब एग्जाम्पल से वो दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी जो है आपकी, वो हर जगह अप्लाई आप उसको कर सकते हो। तो जब जो डिसीजन है वो सबके कंसल्टेशन से लिए जा रहे होते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हम अगर बात करें आइडियल डेमोक्रेसी क्या है और रियल डेमोक्रेसी क्या है, तो उसमें भी बड़ा फर्क है, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर हम रवि की कहानी को देखें, रवि की स्टोरी के बारे में जाने, तो रवि जो है, उसके पापा हैं, वो कहते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी तो तभी होगी भैया जब कोई भी भूखा ना हो, जब सबके पास इक्वल राइट्स हो और जब महंगाई कम हो, वगैरह वगैरह, उसके पापा कहते हैं। तो जो रवि की बहन है ऋतु, वो कहती है कि हम लोगों को सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और सबके पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम नहीं, एक आइडियल भी है जिसके करीब हर कंट्री जाने की कोशिश करती है। ठीक है, जिसके करीब हर कंट्री जाने की कोशिश करती है, मतलब एक आइडियल डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करती है हर कंट्री। ठीक है, तो मिनिमल डेमोक्रेसी जहां पर, जिसका मतलब क्या, जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ है, सिटीजन के पार्ट्स राइट्स हैं। इसका एग्जांपल पार्लियामेंट है, इलेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हो रहा है। दिस इज मिनिमल डेमोक्रेसी, मतलब ये बहुत ही छोटे स्तर पर, स्मॉल स्तर पर डेमोक्रेसी है। लेकिन आप समझो, इस छोटे स्तर पर भी अगर डेमोक्रेसी है तो भी ये बेटर है, इट इज बेटर देन व्हाट, बेटर देन डिक्टेटरशिप, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो हम चाइना के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो है मिनिमल डेमोक्रेसी भी जो है वो चाइना में जो हो रहा है उससे तो बेटर ही है ना, राइट। अच्छा, फिर ब्रॉडर डेमोक्रेसी जो हमने पढ़ा, वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल से है, सबकी रिस्पेक्ट हो रही है, एवरीडे डिसीजंस के में सब लोग अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब कि फैमिली में भी आप डेमोक्रेसी दिखा सकते हो, क्लासरूम के अंदर भी डेमोक्रेसी दिखा सकते हो, और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी दिखा सकते हो, राइट। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट, आइडियल डेमोक्रेसी, जो कि हर कंट्री इसको अचीव करने की कोशिश करती है, जिसका मकसद है डेमोक्रेसी को अचीव करना, जहां पर कोई भी गरीबी नहीं है और सब इक्वली इक्वल है, मतलब एक्चुअली में इक्वालिटी है और कोई भी भेदभाव नहीं है, जहां पर सबके पास इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है और जहां पर सब लोग खुल के फुल्ली पार्टिसिपेट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं ग्राम सभा का। तो जब एक छोटा सा जो गांव है जहां पर सब मिलके ग्राम सभा में बैठ के डिसीजन लेते हैं बिना किसी लीडर के प्रेशर के, तो वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। ठीक है, राइट, तो वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल बन जाता है। आइडियल डेमोक्रेसी तो तब भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहां पर आप किसी की बात सुने, किसी की बात ना सुने, या फिर ऐसे ग्रुप जिनकी आप बात ना सुने, हो सकता है वहां पे कास्ट की वजह से कोई इशू हो सकता है, जेंडर की वजह से कोई इशू हो, लेकिन फिर भी वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, राइट। चलो, तो ये था आपके चैप्टर का एंड। तो अब जो है आपके हो सकता है एग्जाम्स को लेकर के बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, कि बताइए, एक्सप्लेन कीजिए मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विथ सुटेबल एग्जांपल्स, राइट। तो इसका आंसर में आप क्या लिखो कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं है, बल्कि कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं, होने चाहिए, जो उसे ट्रू डेमोक्रेसी बनाते हैं, जैसे कि मेजर डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ इलेक्टेड नहीं थे, पर सबसे बड़े डिसीजंस वही लेते थे। डेमोक्रेसी तभी होती है जब फाइनल पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। जैसे कि चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल होता था, वहां पे इलेक्शंस होते थे और केवल वही इलेक्शन में स्टैंड कर सकती थी। मेक्सिको में पीआरआई पार्टी अनफेयर मीन्स से इलेक्शन जीत जाती थी। तो जो रियल डेमोक्रेसी है, वहां पर लोगों के पास जेन्युइन चॉइस होती है और उनके पास बदलने का ऑप्शन होता है। ठीक है, वन पर्सन होता है, वन वोट होता है और वन वैल्यू होता है। सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, फिजी में वोट की वैल्यू अनइक्वल थी, तो हर एडल्ट सिटीजन को बराबर वोट मिलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होना चाहिए। जिस तरीके से जिम्बाब्वे में इलेक्शंस हुए थे, पर मीडिया हो, कोर्ट हो और अपोजिशन हो, उनका गला घोंट दिया गया था, बाय हु, बाय द प्रेसिडेंट। तो डेमोक्रेसी के अंदर लॉ जो है वो सबसे ऊपर होता है और राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल, आप बताइए कि डेमोक्रेसी को कंसीडर क्यों किया जाता है बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कुछ रीजन के साथ। तो आप क्या लिखोगे? तो आप बताओगे, जो डेमोक्रेसी है उसका बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल में देखा था कि इंडिया ने फाइन प्रोवाइड किया, जबकि चाइना में डिक्टेटरशिप के टाइम में 3 करोड़ लोग मर गए।
फिर वही डेमोक्रेसी में पब्लिक प्रेशर से गवर्नमेंट जवाबदेही होती है। बेटर डिसीजंस जो होते हैं डेमोक्रेसी में डिस्कशन के बाद लिया जाता है, इससे डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। उसके बाद हमने देखा कि पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, उनके बीच में पीसफुली अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। वायलेंस और डोमिनेशन से बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है सिटीजन्स की डिग्निटी का भी ख्याल रखा जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान को इक्वल स्टेटस और रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जो लोगों का कॉन्फिडेंस है उससे बढ़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ डेमोक्रेसी के अंदर रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, अगर आपने किसी गलत लीडर को चुन लिया है तो आप उसको हटा सकते हो अलग इलेक्शन में, क्योंकि मीडिया उसको क्रिटिसाइज करने में हेल्प करती है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इससे सिस्टम इंप्रूव होता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये था आपके 9th क्लास का चैप्टर 1 सिविक्स का। मैं हूं क्षितिज ओझा, और अगर आपको सिविक्स के बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और आपके सिलेबस के दूसरे सब्जेक्ट्स भी अगर आपको पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए और अगर आपको कोई वर्कशीट भी चाहिए, तो आप फ्री डाउनलोड करो मेरिट सेतु ऐप, जहां पे आपको मिलेगा सारा का सारा मटेरियल। मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।